लोगों को छोड़िए, वो तो उनके पास तो कल भी कोई राय आपके लिए नहीं थी, आगे भी नहीं रहेगी। आपके हिसाब से उनकी राय बदलती रहेगी, तो उनके विचारों पे बहुत ज़्यादा अपने आप को आप फोकस करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं यही बात कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप खुद क्या हैं। आपके विचार दूसरों से नहीं, आपके विचारों से न तो दूसरों को प्रभावित होने की आवश्यकता है और न खुद को प्रभावित करिए। बस स्वतंत्र होकर के परमात्मा की शरणागति धारण करके, उनको सामने रख करके, उनकी मूर्ति स्थापित करके अपने हृदय में ध्रुव की भांति नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, इनका नाम है धवल चौहान और इनकी आईडी जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो जानते होंगे, नीट बायो कंटेंट के नाम से इनकी आईडी आती है। नीट बायो कंटेंट, इस आईडी को मैंने सेलेक्ट किया है इस बार। शुरू करते हैं इनकी कुंडली का अध्ययन बिना वक्त का नुकसान किए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इन्होंने सवाल अपने करियर को लेकर के पूछा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी कुंडली के दशम स्थान के अधिपति शुक्र सूर्य के साथ बैठे हैं और चंद्रमा शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के दिन शनिवार के हैं, थोड़े बहुत कमजोर होकर के बैठे हैं और शुक्र अस्त है, गुरु भी अस्त है। मकर लग्न की कुंडली के लिए गुरु 12वें भाव के अधिपति होते हैं, थोड़ी सी कमजोरी। लग्नेश 6वें भाव में थोड़े कमजोर। शुक्र अस्त के जो कि दशम भाव के अधिपति होते हैं, जो कि सर्वाधिक योग कारक ग्रह, यानी कि मकर लग्न की कुंडली के लिए शुक्र सर्वाधिक योग कारक, वो सूर्य से अस्त, लग्नेश 6वें और अपनी दृष्टि वो जन्म कुंडली में गुरु को दे रहे हैं और बुध को दे रहे हैं, जो कि भाग्य भाव के अधिपति होकर के भाग्य भंग योग लगा रहे हैं। कौन? बुध। शनि की दृष्टि हो जाने से, लग्नेश की दृष्टि प्राप्त कर लेने से व्यक्ति के पास कंप्यूटर का क्षेत्र खुलेगा। वहीं पे गुरु की दृष्टि, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं, बाहर जाने का योग बनाते हैं। यहाँ से 7वीं दृष्टि से शिक्षकीय गुण बना रहे हैं और 9वीं दृष्टि भी, गुरु की दृष्टि हर जगह अच्छी जा रही है। शनि की दृष्टि गुरु को, व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में नौकरी के योग बनेंगे और व्यक्ति को प्रोफेसर आदि बनने का योग बन जाता है। वैसे आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे हैं, षडबल में फिर भी बलवान होंगे क्योंकि वो सप्तम भाव में बड़े अच्छे परिणाम देने लगते हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं तो आपके पास कई बार आपका मन बड़ा विचलित होता है, हालांकि वो है नहीं, वो दूसरों के कारण होता है। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल कुटुंब जन आपके जो है वो इन्होंने लिखा है कि ये लिखा है इन्होंने कि मेरे जो लोग हैं, जो कुटुंब हैं, वो मुझे परेशान करते हैं, उनके कारण मुझे जो है वो कई बार लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा या फिर ऐसा कुछ, ऐसा वाला भाव। ये मंगल यहाँ बैठा है जन्म कुंडली के इस भाव के अधिपति 6वें में। किसी को पैसे और धन और किसी को विचार देने की कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास आयु बड़ी अच्छी है। नवमांश कुंडली कुंभ का बना है जहाँ शनि और मंगल एक साथ बैठ रहे हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में बड़े अच्छे हैं, इस वजह से सरकारी नौकरी का प्रयास पहले करिएगा। दशम स्थान के अधिपति शुक्र जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। आपके पास आपके पिता का बल है, शनिवार को जन्मे हैं, लक्ष्य ऊंचा बनाइए, तो उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपरेशन में भी रखना होगा। आप सुख और दुख में हमेशा एक जैसे रहने वाले, बुद्धिमान, यशस्वी और गुणकारी हैं। साथ ही साथ आपके पास बड़ा ही बेहतरीन अनुभव होता है। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से दिमाग में बहुत सारे विचार बनते हैं, एक साथ मल्टीपल थॉट्स क्रिएट होते हैं। शनिवार के जन्मे होने से उसमें कई बार व्यक्ति दुखी होता है या कई बार लक्ष्य का बहुत अच्छे तरीके से पीछा नहीं कर पाता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, विषकुंभ योग, ये बहुत बढ़िया। कौलवकर्ण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण आपके पास पराक्रम बहुत अच्छा है। आपकी कंटिन्यूटी बहुत अच्छी है, आप उस पर फोकस करिए तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लग्न को सूर्य देख रहे हैं जो आपकी कुंडली के अष्टम में सोते हैं और अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि, अष्टम भाव पे शनि की शत्रु दृष्टि पड़ रही है, जहां गुरु और बुध जैसे दो ग्रह आपकी कुंडली में रिसर्च पेपर आपका ठीक कर रहे हैं। और वस्तुतः वहां के अधिपति जब जन्म कुंडली में लग्न को देखेंगे तो व्यक्ति को आयु का मालिक बनाने के साथ साथ व्यक्ति के पास बहुत ही अलग और बेहतर तरीके का ज्ञान होता है। व्यक्ति बड़ी और ऊंची प्रतियोगिता में हिस्सा लेता है और साथ ही साथ जीवन में हमेशा ही अपने साहस को और उसके अंदर जो क्षमता है उसको कभी भी टूटने नहीं देता। ये बहुत अच्छी बात है। दशमांश कुंडली में गुरु का
5 नंबर में बैठना, 5 नंबर में बैठना। बुध और गुरु का संबंध बहुत अच्छा। यहाँ पे गुरु जो है वो मेष राशि के, जिसके अधिपति मंगल, लग्न में शनि मंगल का बैठना यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी शनि और मंगल का संबंध आप जब देखेंगे तो विशेष नहीं बन रहा, पर यहाँ पे शनि और मंगल का संबंध बन रहा है, लग्न और दशम के अधिपति एक साथ। और यहाँ पे आप जब विचार करेंगे तो बुध और चंद्रमा कई बार थोड़ी बहुत कमजोरी देंगे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कई बार व्यक्ति को परेशान कर सकती है, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो बहुत ही सामान्य है। टेक्निकली बहुत ही व्यक्ति स्ट्रांग होता है, उसके पास तर्क और उसकी बुद्धिमत्ता का कोई शानी नहीं होता। साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य, राहु और शुक्र व्यक्ति को कई बार कंफ्यूज करते हैं दुनिया को समझने में, चीज़ों के बारे में कोई एक राय रखने में। बहुत सारे जो है वो ऑप्शन दिखते हैं, एक साथ कई सारे प्रभावों में व्यक्ति जी रहा होता है, कभी उसको ये अच्छा लग जाता है, कभी ये अच्छा लग जाता है, कभी ये अच्छा लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें देखता है, बहुत जगहों पे अपने प्रॉब्लम्स को रखता है, और कई बार वो किसी से भी कुछ सीखता नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके पास बहुत सारे अनुभव खुद के ही होते हैं। मकर लग्न के लोग बहुत ज़्यादा किसी से तालमेल नहीं रखते, इंगेज होते हैं, और लग्न उत्तराषाढ़ा का बना है। सूर्य आपकी कुंडली का लग्नेश नक्षत्र का अधिपति वो लग्न को देख रहा है। पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, और शुक्र के साथ बैठने से व्यक्ति कंफ्यूज होता है कई बार चीज़ों को लेकर के, तार्किक और बहुत ही हाजिर जवाब होता है, गंभीर नहीं होता बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ इतनी बात अवश्य है कि उसके पास बहुत ही छोटी अवस्था में बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव के मंगल और 12वें भाव के चंद्रमा व्यक्ति के मन को असंतुलित करने का कारण बनेंगे, लेकिन चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बनाने वाली और धर्म और अध्यात्म में व्यक्ति की रुचि और मोरालिटी देने वाला हो जाए तो आश्चर्य नहीं है। दशम भाव के अधिपति अस्त के, इस वजह से व्यक्ति जितनी जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है उतना ही कई बार उसको विलंब से देखा जाता है। मकर लग्न की कुंडली के लिए भी मारक ग्रह की दशा चल रही है। इस कुंडली में शुक्र और बुध अच्छे होते हैं, बाकी के सारे ग्रह थोड़े थोड़े कमजोर होते हैं। सूर्य भी, चंद्रमा भी, मंगल भी, बुध भी। बुध थोड़े अच्छे, गुरु थोड़े अच्छे नहीं होते, शुक्र अच्छे होते हैं, शनि लग्नेश होते हैं, तो शनि, बुध और शुक्र इस कुंडली में अच्छे होते हैं, बाकी के सारे ग्रह थोड़े नेगेटिव होते हैं। सूर्य महत्वपूर्ण भाव का अधिपति है क्योंकि अष्टम भाव है, और यहाँ के अधिपति होकर के आयु के प्रदाता, रिसर्च का क्षेत्र बनाना, गुरु के बुध के साथ बैठना, शनि का गुरु को देखना, मंगल और बुध का संबंध जन्म कुंडली में एक दूसरे को देख रहे हैं, यह अच्छी बात होगी। और दशम भाव के अधिपति से शनि का निकट है स्थित होकर के बैठना, दशम भाव के अधिपति का लग्न को देखना, व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से, और सूर्य का बहुत बढ़िया होना, चंद्रमा का जन्म कुंडली में 12वें होना, गुरु से दृष्ट होना। व्यक्ति कई बार एडमिट नहीं करता कि वो बार बार कि वो उसने गलती करी है। ऐसा संभव है कि वो कई बार हठी जिद्दी और थोड़ा तार्किक ज़्यादा हो जाए, या कभी भी पल्ला झाड़ता नहीं है, वो पकड़ करके रखता है और जब तक उसकी बात पूरी नहीं हो जाती तब तक छोड़ता नहीं है। ऐसी बातें भी देखने को मिलती है। चंद्रमा के पास गुरु का बल है, बहुत अच्छा होता है। विदेश चले जाइए, बाहर चले जाइए, उच्च शिक्षा के लिए आपकी कुंडली में योग बड़े अच्छे हैं। थोड़े कमजोरीपन के साथ बाहर भी जाकर के आप चाहें तो अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूँ उसमें व्यक्ति को पद वाली नौकरी मिलेगी, सरकारी शिक्षक बनने का योग है। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में रिसर्च पेपर बहुत अच्छा देख रहा हूँ, शुक्र लग्न को देख रहे हैं। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में सूर्य आश्लेषा में बैठ करके आपको बेतुका बयानबाजी करने वाला, और कई बार लगातार व्यक्ति बोलता जाता है। ऐसा मत होइएगा, और कई बार आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, ऐसा नहीं होना चाहिए। शनि का प्रभाव बुध पे रहेगा तो व्यक्ति ईमानदारी रखता है और तकनीक का जानकार भी होता है। मंगल की चौथी दृष्टि राहु को प्रभावित करेगी, इस वजह से घर में कोई भी कलह का वातावरण न बने और आपके निर्णय गलत न हो, ये इस बात पे फोकस रखना होगा। उसके बाद जन्म कुंडली में गुरु जन्म 2 डिग्री के, सूर्य 22 डिग्री के और शुक्र 20 डिग्री के होने के कारण शुक्र और गुरु दोनों अस्त हो जाएंगे सूर्य से। इसके कारण आपकी कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह अस्त हो रहा है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति को हमेशा ही सजग होने की आवश्यकता है। चीज़ों को प्राप्त करने में थोड़ी मशक्कत बढ़ सकती है, इस वजह से कभी भी अपने आप को और अपने कर्म को और अपने लक्ष्य को हल्के में ना लें। आपके सामने एक के बाद एक लगातार चैलेंज बने रहेंगे, कभी भी कोई एक समस्या खत्म हो तो दूसरी तुरंत शुरू हो जाती है। चतुर्थ भाव के अधिपति तृतीय भाव में अपने भाव से तृतीयस्थ जाकर के 3 घर पीछे मंगल का बैठना माता को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और साथ ही साथ उनका बहुत ही बढ़िया सुख व्यक्ति को मिलता है।
ये बात मैं देख रहा हूँ। उनकी आयु ठीक है, पर एक बात है कि वो आपके लिए हमेशा ही ज्ञानदायिनी बनी रहेंगी, क्योंकि गुरु का प्रभाव चतुर्थ भाव पे भी है, चतुर्थेश को भी देख रहा है और चंद्रमा को भी देख रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि माता धार्मिक और सुव्यवस्थित है, उनके निर्णय का हमेशा ही जातक को पालन करते रहना चाहिए। पिता भाव के अधिपति कारगर हैं, बुद्धिमान हैं और थोड़े कठोर हो सकते हैं। केतु विशाखा के, चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा, मैंने बताया। मंगल शतभिखा के आपको कई बार कंफ्यूज करेंगे और थोड़े बहुत बुद्धिमानी से या कई बार उग्र या क्रूर होकर के स्वभावतः आपको कई बार ऐसा बना देंगे जहां व्यक्ति दूसरों के लिए कई बार समस्या तो खड़ा करता ही है, खुद के लिए भी दूसरों के कारण समस्या से ग्रसित कर देता है। चंद्रमा 12 में बैठे, इस वजह से अपने स्वास्थ्य में सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि उसके पास फिर भी बल रहेगा, कोई कमजोरी नहीं है। चंद्रमा और शुक्र दोनों एक दूसरे से षडाष्टक में बैठे, इस वजह से दाम्पत्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सावधान रहिएगा। शनि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव को प्रभावित करेगा। यहाँ के अधिपति 12 में शुक्र के साथ बैठे हैं तो भाग्य का बल तो मिलेगा, व्यक्ति को दाम्पत्य से सुख भी मिलता है, पर द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भाव में बैठ करके अपनी 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को और साथ ही साथ शनि और मंगल को नहीं देख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत सावधान होना चाहिए। यहाँ बुध और चंद्रमा पाप ग्रहों का 6वें भाव या 8वें भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि पत्नी धार्मिक होंगी और आप तो हैं ही, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में चंद्रमा को देख रहा है। क्लियर है? आपको शिक्षक बनने की तैयारी करनी चाहिए। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कम्युनिकेशन या फिर इंटरनेट से जुड़ करके भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कुंडली में अगर व्यवसाय भी करना होगा तो आप कर लीजिएगा, पर हालांकि उसके योग थोड़े कमजोर से। आपको नौकरी की कोशिश ज़्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से आरंभ देर से होगा। लेकिन गौर करिए तो आपकी कुंडली में गुरु केंद्र में आकर के इसको एक अलग तरीके का बल देंगे। सूर्य 12 में बैठे, इस वजह से आत्मबल कमजोर नहीं होना चाहिए और शनि उनका नीच भंग तो नहीं करेंगे, पर वहां उनके साथ होकर के थोड़ी सी अच्छाई। हालांकि शुक्र और शनि दोनों ही बहुत अच्छे बैठे हैं, शुक्र भी खराब नहीं है, क्योंकि गुरु जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं और बुध जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से शुक्र और मंगल दोनों का प्रभाव आपकी कुंडली को मिलता रहेगा। मतलब इनकी दशाओं में भी आपको कुछ अच्छाइयां मिलेंगी। मतलब मंगल की दशा में व्यक्ति को थोड़ी बहुत कमजोरीपन से लाभ मिले, पर शुक्र की दशा में फिर भी व्यक्ति को लाभ मिला। हालांकि यहाँ की जो स्थिति बन रही है वो दशम भाव के अधिपति अस्त हुए तो करियर एस्टेब्लिशमेंट देर से होता है। यहाँ पे भी वो रोजगार भाव के अधिपति होकर के नीच के हुए हैं और दरअसल बुध के केंद्र में आने से उनका प्रभाव कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा। सूर्य नीच के, लेकिन उनका नीच भंग शनि करेंगे। मंगल नीच के, इस वजह से गुरु का नीच भंग, मंगल नीच के, इस वजह से केंद्र में गुरु चुकी हैं तो नीच भंग हो जाएगा। चंद्रमा अष्टम के, इस कारण से व्यक्ति के जीवन में कई बार एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी देर से इनकरेज होती है। वह व्यक्ति को अपने आप पे और भी ज्यादा खुद को और भी रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको आपके कंफ्यूजन को दूर करता हूँ कि वस्तुतः आपकी कुंडली में करियर क्यों कमजोर हो रहा है, क्योंकि उस भाव के अधिपति अस्त के हैं, अस्त होकर के बैठे हैं और लग्न को सूर्य आपको किसी न किसी चिंता में डालते रहते हैं। यहाँ मैं इस बात को कहूँगा कि आपको प्रत्येक दिन देवी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, शिव जी को दही अर्पित करना चाहिए, सफेद वस्त्र धारण करिए और शिव जी को सफेद पुष्प की माला अर्पित करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में राशि जो बनी है वो धनु की है। हालांकि उसके ऊपर से अभी कोई खराब हुआ या बुरा वक्त तो नहीं चल रहा, पर फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा कि निश्चित रूप से आपको हनुमान जी की पूजा करते रहने की आवश्यकता है। उसके बाद आपकी कुंडली में दशा के आधार पर सूर्य 50% के साथ आपकी कुंडली में आधा परिणाम करेंगे। मतलब वो आपके रिसर्च में थोड़े बहुत सहयोग के साथ साथ असहयोग की भूमिका में होंगे और चिंता भी देंगे। हेयर फॉल वगैरह होता है, डैंड्रफ वगैरह होती है, पेट की समस्या भी कई बार बढ़ जाती है, कन्फ्यूज़न कई बार चीज़ों को लेकर के क्रिएट होने लगता है। चंद्रमा के पास इम्यूनिटी कमज़ोर है, इस वजह से उनको बल देते रहिएगा। शिव जी के मंदिर का दर्शन या उनके मंदिर को धोना आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। मंगल के बाद मंगल आपकी कुंडली में हमेशा ही अच्छे परिणाम करेंगे, चाहे वो भले ही कमज़ोर हैं, पर फिर भी वो आपको बल और साहस देते रहें कि वो आपके पास कभी भी कमज़ोर नहीं है। बुध आपकी कुंडली में डिग्री में कमज़ोर हो रहे हैं, इस वजह से 19 के बैठे हैं, 19 डिग्री के कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हाँ निश्चित रूप से वो अष्टम भाव में बैठ करके आपको कभी कभी ब्लैंक कर देते हैं, व्यक्ति को बिल्कुल ही स्टक कर देते हैं, उसको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली उसे करना क्या है, या कई बार चीज़ों को टाइम पे भूलने की बीमारी हो जाती है वक्त के हिसाब से। गुरु आपकी कुंडली में 25% का परिणाम करेंगे, इस वजह से कई बार वो आपके व्यय को अनकंट्रोल या विपरीत परिस्थिति का निर्माण करते रहेंगे, जिसके कारण व्यक्ति के पीछे कई बार पिता का खर्च पड़ता है। गुरु के बाद शुक्र आपकी कुंडली में थोड़े बहुत शत्रुता के भाव में रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा के पास बल थोड़ा कमजोर
नहीं है, लेकिन वो 12 में बैठे हैं, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी हो रही है, डबल मारक हो जा रहा है। शनि आपकी कुंडली में हमेशा ही अच्छे परिणाम करेंगे, उनकी दशा भी अच्छी जाएगी। राहु और केतु आपकी कुंडली में थोड़े बहुत कष्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे, जहां राहु की दशा आपको कष्ट दे सकती है। इस वजह से थोड़े से सामान्यतया शुभदायी होकर के शुभ अंक के साथ राहु आपके लिए अच्छे रहेंगे और केतु आपके लिए थोड़े कमजोर होंगे। मतलब राहु की दशा अच्छी जाएगी और केतु की दशा थोड़ी कमजोर। राहु की दशा आपकी कुंडली के लिए वृषभ राशि में चतुर्थ और पंचम के राहु अच्छे होते हैं, उनकी दृष्टि यहाँ के लिए लाभदायक, यहाँ के लिए थोड़ी कमजोर, और लग्न के लिए अच्छी होगी। मतलब व्यक्तित्व राहु के दशा में लाभप्रद हो सकता है। यश कीर्ति मान सम्मान वगैरह में व्यक्ति बब्बर होता है, लड़ाका होता है और हमेशा ही जीतने के फिराक में होता है। लग्न पे सूर्य हमेशा आक्रामक और बेहतरीन रवैया और चीजों को समझने का बल देंगे। शुक्र आपकी कुंडली में आपको ऐश्वर्य और सुख और समृद्धि से युक्त रखने वाले, साथ ही साथ मंगल द्वितीय भाव में आपको क्रूरतम स्वभावों से युक्त रखने वाले बना सकते हैं। दशा तो मैंने चर्चा करी, षडबल में शुक्र सबसे ज्यादा बलवान होंगे, ये बात बता देता हूं। होरा कुंडली में 2-3 बात बताता हूं। मैं थोड़े अजीब स्थिति में हूं, अभी मैं बोल रहा हूं, मतलब गला तो सबसे पहले बैठा हुआ है क्योंकि एक कार्यक्रम पहले बना चुका हूं आधे घंटे से ज्यादा का। जब मैं श्वास ले रहा हूं तो मुझे बड़ा आराम मिल रहा है, और लगातार बोल रहा हूं तो सीने में दर्द भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। गुरु शुक्र सूर्य और शनि आपकी कुंडली में हमेशा ही धनदायक होंगे जब भी इनकी दशा चलेगी। मंगल राहु केतु चंद्रमा और बुध ये आपको थोड़ी मेहनत करवाएंगे, लेकिन फिर भी सुखदायी होंगे, दुख नहीं होगा। दुख कहाँ हो सकता है? गुरु शुक्र सूर्य और शनि की दशा में मेहनत बढ़ानी पड़ सकती है, पर धनदायक होगा। और मेंटल पीस के मामले में मंगल राहु केतु चंद्रमा और बुध की दशाएं मानसिक शांति की स्थिति बना सकती है। वाहन वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शनि मंगल और गुरु की दशा आपको इस बारे में विचार करने के लिए लाभदायक रहेगी। अगर कुछ भी खरीदना होगा तो आप ये कर सकते हैं। माता और पिता में से आपकी कुंडली में मैं जो देख रहा हूं उसमें पिता और माता दोनों में से दोनों ही थोड़े थोड़े कमजोरीपन के साथ रहेंगे, ये बात मैं देख रहा हूं। हालांकि आपकी कुंडली में पिता पक्ष बहुत ज्यादा ठीक देख रहा हूं, माता के मामले में माता पक्ष भी ठीक है, दोनों में से कोई कमजोर नहीं। संतान का सुख आपकी कुंडली में है, इसके लिए कभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में हमेशा ही आपका मन ईश्वर के प्रति रहेगा और व्यक्ति किसी के द्वारा प्रताड़ित न किया जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। इमोशनली आप किसी के द्वारा ब्लैकमेल ना हो, ये बात ध्यान रखना होगा। सर्दी खांसी जुकाम आदि से संबंधित कोई समस्या ना हो, ये बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। गुरु अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से पेट से संबंधित कोई बीमारी ना हो, और कई बार चमड़े से संबंधित कोई बीमारी ना हो, ये ध्यान रखने की बात। नेत्र से संबंधित कोई समस्या ना हो, ये ध्यान रखने की बात है। क्लियर है? आपके अंदर कन्विंसिंग कैपेसिटी और चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ को डेरिवेटिव में फॉर्म में ला करके रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छा है। डेरिवेशन बहुत अच्छा है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मेंटल पावर बहुत अच्छा है, थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, स्वभाव बहुत ही कोमल और शांत और गंभीर है। थोड़ा कभी कभी बिल्कुल व्यक्ति आक्रामक होता है, पर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए टेम्पर्ड होता है। किसी से मतलब नहीं, अपने आप में मशगूल रहिए, अपने काम पे फोकस बढ़ाइए, बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के, तो ये शुक्र का अस्त होना आपको प्रभावित नहीं करेगा। हमें बेवजह के दूसरों की चीज़ों में अपनी टांग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि खुद को इंगेज कर लेना ही सबसे बड़ा सफल हो जाना होता है। अपने आप पे, अपने काम में, अपने लिए सोचना और जीना सबसे पहले आपको सफल कर देता है। धीरे धीरे आप खुद ब खुद उस पर सफल होने लगते हैं। किसी भी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। शुक्र हैं अस्त, इस वजह से आपको कंफ्यूज कर रहे हैं स्वतः। लोगों को छोड़िए, वो तो उनके पास तो कल भी कोई राय आपके लिए नहीं थी, आगे भी नहीं रहेगी। आपके हिसाब से उनकी राय बदलती रहेगी, तो उनके विचारों पे बहुत ज़्यादा अपने आप को आप फोकस करने का कोई मतलब नहीं होगा। मैं यही बात कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि आप खुद क्या हैं। आपके विचार दूसरों से नहीं, आपके विचारों से न तो दूसरों को प्रभावित होने की आवश्यकता है और न खुद को प्रभावित करिए। बस स्वतंत्र होकर के परमात्मा की शरणागति धारण करके, उनको सामने रख करके, उनकी मूर्ति स्थापित करके अपने हृदय में ध्रुव की भांति, जिस तरीके से ध्रुव जब वो घर से निकाल दिए गए थे या निकल गए थे, तो एक बड़ी अच्छी बात है, बता देता हूँ। उनको उनके पिता के द्वारा प्रत्येक हफ्ते में या महीने में या पक्ष में
एक सेर चावल या एक सेर आटा दिया जाता था। जब उन्होंने घर का त्याग किया था और परमात्मा की शरणागति धारण करी थी, तो भगवान मतलब उनके पिता के द्वारा सबसे पहला उन्हें ऑफर दिया गया था कि घर आ जाओ, एक सेर को बढ़ा करके 1.5 सेर कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा था, वाह कितनी अच्छी बात है। भगवान के मार्ग पे निकलने का सबसे बड़ा परिणाम तुरंत ही सामने आ गया। 1 सेर से बढ़ा करके मेरे पिता ने मेरे हिस्से को 1.5 सेर कर दिया। तब उनको ये बात लगने लगी थी कि मैं अवश्य ही अपने मार्ग पे सफल हो जाऊंगा और निश्चित रूप से ये संपूर्ण राज्य मेरा होगा, क्योंकि मैं जब मार्ग पे चढ़ा हूँ तो मुझे 1 का 1.5 मिल रहा है। इसका मतलब है कि मैं जब परमात्मा को पा लूंगा तो निस्संदेह ये संपूर्ण साम्राज्य मेरा होगा। और फिर 1000 वर्षों तक का शासन ध्रुव ने किया था। ये बहुत ही विचारणीय और बहुत ही मार्मिक तथ्य हो सकता है, जिसे आपको अवश्य ही हमेशा विचार में रखने की आवश्यकता है। आपके कर्म हमेशा ही दूसरों को प्रभावित करने वाले होने चाहिए, खुद को नहीं। आप अगर खुद से ही अपने कर्म से प्रभावित होने लगेंगे तो निस्संदेह कभी भी आप किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं समझता हूँ कि आप मुझे नहीं देख रहे होते, अगर मैं भी कल को कुछ और कर रहा होता, मैं हालांकि नहीं इस मामले में अपने आप को घसीटना चाहूँगा, पर आपको कहता हूँ आप बेहतरीन हैं, क्योंकि आप मकर के हैं। मकर वाले जो होते हैं उनका फोकस बड़ा एकदम शुभ, मतलब एकदम शुद्ध होता है। वो किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते। तो आप पॉल्यूटेड नहीं हैं तो करिए भी मत, और दूसरे से तो कोई बात ही नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। लक्ष्य बनाइए पढ़ाई करने का, पढ़ाने का। आप दिग्दर्शक हो सकते हैं, दूसरों को बल दे सकते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सीने में थोड़ा सा दर्द है इस वजह से। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।